कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक फैला हुआ हजारों बोलियां बोली जाती हैं और तकरीबन तकरीबन 1,500 भाषाएं बोली जाती हैं। इतनी विविधता है इस देश में। सवाल है कि इस देश को संभालता कौन है, इस देश को जोड़ के कौन रखता है? तो सच बात यह है कि इस देश को जोड़ने का काम हमारा संविधान करता है। वो संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया हुआ, जिन्होंने इसको कंसेप्चुलाइज किया हुआ है। लेकिन बात केवल इतनी नहीं है। इस देश की विविधता और एकता को संजोने और समेटने का काम और शख्सियतें भी करती हैं। इस संविधान को आत्मा को बचाने का काम और शख्सियतें भी करती हैं, और वो सबसे बड़ी शख्सियतें हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे नौकरशाह, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारी। इतने सारे प्रेशर आते हैं संविधान को कचोटने के, संविधान को कमजोर करने के सारे प्रेशर्स को झेलते हैं। हमारा सौभाग्य है आज हमारे मध्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के वो अधिकारी बैठे हैं जो संविधान के लिए हमेशा संविधान की आत्मा को और उसकी जो दृष्टि है उसको निभाने के लिए दिन रात एक रहते हैं, और बहुत ही काबिल अधिकारी माने जाते हैं, ट्रांसपेरेंट अधिकारी माने जाते हैं, और लोकप्रिय अधिकारी माने जाते हैं, जनप्रिय अधिकारी माने जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। देरी नहीं करूंगा, वक्त है उनको आमंत्रित करने का और उनकी वाणी सुनने सा और उनसे प्रेरणा लेने का। मुकेश रिपसवाल जी। मंच पे मेरे साथ विराजमान माननीय गण, सभागार में उपस्थित बाकी सभी आप सभी का यहाँ पे स्वागत। मुझे आज इस पावन अवसर पे बुलाने के लिए, जहाँ पे बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर की चल पड़ेगा का हमने अनावरण किया, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस मान सम्मान के आपने मुझे योग्य समझा। मुझसे पहले बाकी वक्ताओं ने विभिन्न मुद्दों के ऊपर आपसे बातचीत करी। मैं B.R. अम्बेडकर जी से मेरा जो पहला, वैसे तो जब आप स्कूल के अंदर क्लास 9-10 में अपनी पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स इस सब्जेक्ट को हम कहते हैं वो पढ़ते हैं, तब वहाँ पे उन सभी लोगों का नाम आता है जिन्होंने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में अपना अपना योगदान दिया। इसमें महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, B.R. अम्बेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सभी के नामों के बारे में वहाँ पे व्याख्यान होता है। परंतु जब आप UPSC की प्रिपरेशन करने जाते हैं तो वहाँ पे पॉलिटी एक सब्जेक्ट है आपका, जो मुख्य रूप से आपका कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है, जिसकी ड्राफ्टिंग असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर जी थे। जो मूल प्रारूप आज हमारे सामने हमारे संविधान का है वो उन्हीं की अध्यक्षता में पूरा लिखा गया था। एंड जो भी प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स आप उस कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, संविधान में देखते हैं, जहाँ पे बेसिकली इंडिपेंडेंस के बाद हमने पॉलिटिकल इक्वालिटी तो इमीडिएटली हम देश में ले आए कि हमने हर व्यक्ति को एक वोट प्रोवाइड किया, और हमने पॉलिटिकल इक्वालिटी, राजनीतिक इक्वालिटी उसके माध्यम से हम लेकर आ पाए। परंतु हमारे समाज में जो सामाजिक डिफरेंसेस थे, जो इनइक्वालिटीज थी, जो धीरे धीरे बढ़कर काफी भयानक रूप ले चुकी थी, उसको हटाने के लिए कुछ जैसे आपकी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है, उसको उन्होंने वाया कॉन्स्टिट्यूशन हमारे आर्टिकल 17 के अंदर बैन करवाया। एटलीस्ट रूल्स में आ गया, उसका ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे होके आगे चलता रहा। आर्टिकल 14 जो कि इक्वालिटी है, वो क्लियरली ये आपका मेंशन करता है कि जाति के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे जो सरकार है वो लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती। कोई भी व्यक्ति केवल इन कारणों के बेसिस पे भेदभाव किसी भी प्रकार का किसी के साथ नहीं कर सकता। तो ये उन्हीं की सोच थी कि हमारा जो आज़ाद राष्ट्र हुआ 1947 में, उसकी जो बेसिक फाउंडेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने उन प्रिंसिपल्स को रिकॉग्नाइज किया, अपने अंदर उनको सम्मिलित किया, जो आज भी हम लोग ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारी शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी है, जो दलित समाज है, आज भी बहुत से डिसएडवांटेजेस है जो उनको फेस करने पड़ते हैं। और इसकी शुरुआत आपकी स्कूली शिक्षा से स्टार्ट होती है, जहाँ पे इन जनरल अगर आप लिटरेसी रेट की बात करें तो जो SC कम्युनिटी की लिटरेसी रेट है वो ओवरऑल लगभग 10 से 15% पीछे चलती है। हिमाचल को अभी पूर्ण रूप से लिटरेट प्रदेश घोषित किया गया है,
जिसका अर्थ है कि हमारी जो लिटरेसी रेट, जनरल लिटरेसी रेट है, वो 95% क्रॉस कर चुकी है। परंतु हमारी जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी की अगर आप साक्षरता दर को देखेंगे तो वो अभी भी लगभग 83-84% के आसपास है, यानी बाकी समुदाय के मुकाबले लगभग 15%, 12% पीछे। और ये जो डिसएडवांटेजेस हैं यही आगे चल के आपके आर्थिक स्थिति में आप देख लें, गवर्नमेंट जॉब्स में देख लें, प्राइवेट नौकरियों में देख लें, सरकारी नौकरियों में देख लें या पॉलिटिकल लेवल पे देख लें, हर जगह पे आपको रिप्रेजेंट होते हैं। आज की जो हमारा समाज है वो एक टेक्नोलॉजी और नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी है ना। अगर आप इसका विकास देखें तो किसी समय पे हम कृषि प्रधान देश नहीं, कृषि प्रधान विश्व था, जहाँ पे बेसिक इकोनॉमी आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी। हर व्यक्ति जो था वो बेसिकली खेती बाड़ी करता था। उसके बाद जब आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया 13वीं-14वीं शताब्दी के अंदर, जो यूरोप से स्टार्ट हुआ, तो हम एक मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन, एक इंडस्ट्री ड्रिवन नेशन वर्ल्ड बने। और आज के समय में वी आर ए नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड। जो भी आप लोग देखते हैं, जो भी इस समय पे दुनिया के लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो शिक्षा के क्षेत्र से ही ऊपर बढ़ के जाते हैं। आपके आज की लार्जेस्ट कंट्रीज जो हैं, लार्जेस्ट कंपनीज जो हैं, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा, जियो, महिंद्रा, बजाज, जितने भी ये ग्रुप्स हैं, सबके सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स के अंदर कार्य कर रहे हैं। जो हमारे पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी हैं, वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी और नॉलेज के कारण जो चेंजेस आए हैं, उसके कारण आप जैसे मशीनीकरण ज़्यादा हुआ है। पहले जो कार्य हम हाथ से करते थे, अब मशीन से करते हैं। अब मशीन के बाद भी आगे बढ़ के वो ऑटोमेशन की तरफ बढ़ चुके हैं, जहाँ पे व्यक्तियों की जरूरत नहीं है। आप एक प्रोग्राम एंटर करते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपके सामने जो भी आपको आउटपुट चाहिए वो आ जाती है। तो शिक्षा बेसिकली आपका एक ऐसी मूलभूत क्वालिटी है जिसके बिना आप आज के समाज में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। यही बात बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में भी सीखी और अपने पूरा जीवन उन्होंने इसी चीज के लिए लगा दिया कि जो हमारी शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी है, जिसको पहले शिक्षा प्राप्त करने तक का अधिकार नहीं था, जिनको पहले मंदिरों में जाने की परमिशन नहीं थी, जिनको पहले घरों में घुसने की परमिशन नहीं थी, उन कुरीतियों को खत्म करने के लिए शिक्षा को उन्होंने एक शस्त्र बनाने की अपने पूरे जीवन में कोशिश करी। और वही प्रयास, वही उन्होंने समझाने की कोशिश करी पूरे देश को, पूरे समाज को। परंतु आज भी अगर आप देखेंगे, जैसा मैंने आपके साथ कुछ फिगर शेयर किए कि एजुकेशन के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी बाकी कम्युनिटीज के पीछे अभी भी काफी हद तक पीछे चली हुई है। और जब तक हम उस बेसिक प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पाते, तब तक जितने भी हमारे अनुष्ठान हैं जो कि हम इस चीज को लेके कर रहे हैं, जहाँ पे हम समाज में कुरीतियों को समाप्त करना चाहते हैं, वो कभी भी संपूर्ण नहीं हो पाएंगे, कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। एजुकेशन ऐसा एक माध्यम है जिससे बहुत सारे चैलेंजेस से आप ऊपर निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो आज जिन लोगों को आपने स्टेज पे बिठाया है, जो आपके चीफ गेस्ट हैं, वो सब भी एजुकेशन को ही अपना हथियार बना के जो सामाजिक व्यवस्था थी उससे ऊपर बढ़े। चाहे एक रिटायर्ड HAS ऑफिसर है, कोहली जी एक सर्विंग HAS ऑफिसर है, साथ में हमारे रिटायर्ड फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं। तो शिक्षा को ही उन्होंने अपना मूलभूत हथियार बनाया, जिसने सुनिश्चित किया कि समाज की जो पद्धति थी जिसमें एक नीचा दर दिया गया था, उसको तोड़कर उन्होंने अपनी काबिलियत के हिसाब से अपनी जगह समाज के अंदर बनाई। तो यही सुनिश्चित करना मतलब हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये इंश्योर कर पाए कि हमारी आगे वाली जो कम्युनिटी है, एटलीस्ट वो उसको हम इस प्रकार का शिक्षा प्रदान कर सके कि जिन चीज़ों से हमें जूझना पड़ा है उनसे एटलीस्ट उन्हें जूझना ना पड़े। और इसी में आप सबका जो साथ है, आप सबका सहयोग है। और मैं निवेदन भी ये करूंगा कि जितने भी हम लोग कार्य करते हैं सामाजिक स्तर पे, उसके अंदर शिक्षा को लेकर हम कहीं पे भी भूल चूक ना करें। ये आप मान के चलें कि आज का चाहे समय हो, चाहे आने वाला समय है, उसके अंदर सक्सेसफुल वही है जो एजुकेटेड है। आज बिना पढ़ाई लिखाई के, बिना एक एबल एजुकेशन के आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करने में सक्षम नहीं। और ये चंबा के लिए थोड़ा और बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम लोग वैसे ही थोड़ा दूर है बाकी प्रदेश से, हम किसी मेन रूट पे नहीं पढ़ते हैं, ऑलरेडी एक बैकवर्ड हम लोग जिला है। तो यहाँ पे सरकारी स्कूल जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रन करते हैं, वहाँ पे टीचर्स का भी अभाव है। तो क्वालिटी एजुकेशन इन जनरल एक हमारे लिए चैलेंज है। एंड
क्योंकि अभी भी समाज के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो हम पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर पाए हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किए गए और इस प्रकार की अखबारों में भी आपको बहुत बार देखने को मिलता है। कभी महाराष्ट्र में किसी दूल्हे ने घोड़े पे वो चले तो उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया गया, कहीं पे किसी ने कुछ और करने की कोशिश करी, जो रीति रिवाज जिनको हम मान के चलते हैं उनको तोड़ने की कोशिश करी तो वहां पे उसको विरोध झेलना पड़ा। तो ये जो बेसिक आपका डिफरेंसेस है ये हम तभी समाप्त कर पाएंगे जब हम एजुकेशन अपना इस प्रकार का कर सके कि हमें कहीं भी पीछे ना झुकना पड़े, कहीं भी पीछे ना हटना पड़े। जिन स्कीम्स की, जिन योजनाओं की केशव जी ने बात करी, उनका भी फायदा हम तभी ले पाएंगे जब हम सक्षम है कि हम एटलीस्ट फॉर्म भर के उसको भर आगे भेज तो सकें। हम किसी और पे डिपेंडेंट ना हो कि भाई प्रधान जी मेरा जब फॉर्म भरेंगे स्कॉलरशिप का या मेरा फॉर्म भरेंगे पेंशन का तभी मुझको जाके लग पाएगी। मैं एक वो हिंदी के 4 अक्षरों का फॉर्म है वो भरने में भी सक्षम नहीं हूँ। कुछ दिनों पहले यहाँ पे कुठेड़ पंचायत है एक, वहां पे एक शेड्यूल्ड कास्ट विलेज में जाने का मौका मिला और जिस प्रकार की दयनीय स्थिति मैंने वहां पे देखी, मुझे नहीं लगता कि हिमाचल में पूरे स्टेट में आपको कहीं पे ऐसा देखने को मिलेगा। सभी जो पुरुष हैं वो दिहाड़ीदार हैं जो दिन में कमाते हैं, मेजरली वो शराब के ऊपर उनका खर्च हो जाता है। सभी के घर में 5-5, 6-6 बच्चे हैं, ना वो स्कूल के अंदर उनको इनरोल किया गया है, ना उनकी पढ़ाई के ऊपर कोई ध्यान दिया जा रहा है। तो ये मतलब जो संस्थाएं हमने बनाई हैं विभिन्न नामों से, जिनके अध्यक्ष, अध्यक्ष और प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज आज यहाँ पे प्रेजेंट है, उनका मुख्य कार्य ये है कि जो हमारे समाज का वो वर्ग है जो पीछे छूटता जा रहा है, और जब उनके बच्चे अगर आज नहीं पढ़ रहे हैं तो आज जितनी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है, आज से 10 साल 15 साल बाद तो वो और ज्यादा होगी। तो वो बच्चा किस स्तर पे होगा, किस जगह पे होगा जिसको आज हम स्कूल में नहीं दाखिल करवा पा रहे। तो उनके लिए काम करना हमारी मुख्य जिम्मेदारी है। वी वर लकी इनफ कि हमारे माँ बाप थे, हमारा वातावरण हमें ऐसा मिला कि उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया और आज हम एक ऐसे ओहदे पे हैं जहाँ पे हमारी पूरे समाज में इज्जत है। और वो जिम्मेदारी अब हमारी है कि जो हमारे साथी पीछे छूट चुके हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, सामाजिक रूप से सक्षम नहीं है या किसी भी और कारण से सक्षम नहीं है और अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उनके बच्चों को, उनके परिवारों को हम मदद करके अपना हाथ देकर आगे खींचे। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जितने भी आज सामाजिक संस्थाएं हमारी यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो मुख्य रूप से शिक्षा के प्रमोशन के ऊपर कार्य करने की कोशिश करें। चंबा हिमाचल के अंदर जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत ही सटल प्रकार का है। यहाँ पे कास्ट के बीच में झगड़े नहीं होते हैं, यहाँ पे कोई हिंसक लड़ाइयाँ नहीं हुई है विद इन कास्ट, चाहे वो किसी भी आप जातियों की बात करें, परंतु जो भेदभाव है वो किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिलता है। मंदिरों के अंदर खासकर ये प्रथा है कि जो पुराने आपके मंदिर है जहाँ पे देवी देवताओं का प्रचलन है वहां पे प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उसके खिलाफ कोई आवाज ऐसे बहुत लोग नहीं उठाते हैं क्योंकि आपकी मान्यता है तो आप उस मान्यता से निकलना नहीं चाहते हैं। जो हमारे आज के होस्ट हैं उन्होंने अंधविश्वास के ऊपर इतनी सारी बातें कही, परंतु आज भी हमारे समाज के अंदर अंधविश्वास की इतनी ज्यादा जकड़ है कि उसको हम चाह कर भी, पढ़े लिखे लोग भी चाह कर भी उसको नहीं तोड़ पा रहे। मनी महेश के अंदर भी इतना मेजर वो इश्यू हुआ तो कई लोगों ने मुझे फोन किए, किसी ने बोला कि जी कोई ये फॉर एग्जांपल कि वहां पे मीट का सेवन किया जाता है इसलिए भगवान नाराज हुए, इसलिए आपके ऊपर ऐसी त्रासदी आई। किसी ने बोला कि जी हमने प्लास्टिक का कचरा बहुत फेंक दिया इसलिए प्रभु हमसे नाराज है, इसलिए इस प्रकार की त्रासदी आई। किसी ने कुछ और कारण दिए जो उनको लगा कि शायद इस कारण से हुआ हो। तो ये भी एक तरीके से आपके अंधविश्वास का प्रतीक है। ये किस कारण से डिजास्टर हुआ उसके ज्योग्राफिक रीजंस हैं। ह्यूमैनिटेरियन रीजंस जो है वो ये है कि भाई हमारे लोग वहां पे बहुत जाते हैं, उतनी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं है, परंतु बारिश का कारण ये नहीं है कि हमने किसी तरीके से प्रभु को नाराज किया, है ना। और ये मानना कि ये हो गया इसलिए वो हो गया, यही अंधविश्वास है जिसको खत्म करने की आवश्यकता है। तो आज क्योंकि आप सब यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इस प्रकार का अनुष्ठान आपने रखा है जहाँ पे आप बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर के वचनों का, उनकी प्रेरणा का यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो पूर्ण रूप से आप उनके आइडियाज को, उनके जीवन को तभी सार्थक कर पाएंगे जब हम ये सुनिश्चित कर पाए कि हमारी आने वाली पीढ़ियां एटलीस्ट शिक्षा के रूप से समर्थ हो, सक्षम हो
ताकि उन्हें किसी और का मुंह ना देखना पड़े अपने राइट्स के लिए, अपने हकों के लिए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप उस क्षेत्र में कार्य करें। वहां पे जो भी सपोर्ट आपको प्रशासनिक तौर पे हमसे चाहिए होगा, धड़ोक में जैसे एक लाइब्रेरी को लेके आप लोगों की तरफ से निवेदन आया था, जो मुझसे पहले डीसी साहब थे उन्होंने अप्रूवल दिया, डीसी राणा साहब थे उन्होंने भी इस प्रकार के कार्यों में अपनी जो जितना भी पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट लेवल पे हो सकता है वो किया। तो ऐसे अगर कोई भी आप प्रयास करना चाहेंगे तो प्रशासनिक तौर पे जिला और स्टेट आपके साथ है, और यही एक माध्यम है जिससे हमें सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमारा आने वाला जो समाज है वहां पे ऐसी कुरीतियां एग्जिस्ट ना करें। जो विकसित भारत का सपना हमारे देश का है कि 2047 में हम विकसित बने, जिसके अंदर अगर हमें एससी कम्युनिटी को भी विकसित करना है तो उसके लिए भी एजुकेशन एक प्राइमरी मीन्स है, एक प्राइमरी वेपन है जिसको हमें इस्तेमाल करना होगा और सही तरीके से उपयोग करना होगा। मैं पुनः आप सभी को आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, एंड मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये इस लड़ाई में इस प्रयत्नों का ये पहला कदम है और इसके आगे हमें और बढ़ना है, एंड जो भी आपके प्रयास रहेंगे उसमें जिला प्रशासन सदैव आपके साथ खड़ा रहेगा। मुझे यहाँ पे आपने बुलाया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।